इंडियन आर्मी में हाईएस्ट रैंक फील्ड मार्शल की है। भारतीय थल सेना में आज तक के इतिहास में 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एंड फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। एस्पिरेंट्स, ये जो ऑर्डर है इसमें पहले मैंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम लिया और दूसरा नाम लिया फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का, पर असल में के.एम. करियप्पा जी को बहुत पहले फील्ड मार्शल बन जाना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ कि फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को यह रैंक अचीव करने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया? चलिए जानते हैं वेटरन कैप्टन एस.के. सर से ये ऐतिहासिक कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। एस्पिरेंट्स, मैं अक्सर कहता हूं क्योंकि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं इसलिए यू शुड नो योर फोर्सेस वेरी वेल, इसलिए आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी पता होने चाहिए, इसीलिए हम ये वीडियो लाए हैं। चलिए सर, भारत के इतिहास में अभी तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हैं जी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, अभी हाल ही में पिक्चर भी आई थी सैम मानेकशॉ जी, और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी। कहीं ना कहीं करियप्पा जी सीनियर थे, बहुत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भाई आर्मी डे उन्हीं को मेरे ख्याल से बैटन दिया गया था अंग्रेजों से जी, उन्हीं के हाथ में, तभी आर्मी डे मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तब भी फील्ड मार्शल अचीव करने में काफी समय लग गया के.एम. करियप्पा जी को। क्या ऐसा हुआ? क्या वो उनके जो उपलब्धियां थी या यूं कह लें अचीवमेंट्स कुछ कम थे? क्या करियप्पा जी ने देश की सेना में मॉडर्नाइजेशन कम किया या सेना की कोई लड़ाई नहीं लड़ी? क्या ऐसा हुआ कि करियप्पा जी को बहुत पहले सर फील्ड मार्शल बन जाना चाहिए था? सर बड़ा पेचीदा सवाल पूछा आपने आज कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब देखिए, पहले ना हम सभी व्यूअर्स को के.एम. करियप्पा साहब की एक जर्नी बताते हैं कि लोग कहते हैं उनके अचीवमेंट्स कम थे क्या, तो अचीवमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे। रादर आप अगर मेरिट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखेंगे, अगर लिस्ट देखेंगे उठा के, तो ही वॉज 3rd चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनसे पहले 2 अंग्रेज थे जो कि जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट और उसके बाद जनरल रॉबर्ट राय बुचर, और उसके बाद फिर उन्होंने बुचर साहब ने इनको दिया था 15 जनवरी 1949 को वो बैटन दिया था जी, जिसकी वजह से हम आर्मी डे मनाते हैं जी। थोड़ा और पीछे चले तो उनकी लाइफ भी बड़ी अच्छी गुजरी और बहुत कलरफुल लाइफ रही है के.एम. करियप्पा साहब की। ही वॉज बॉर्न इन 1899 एंड लाइक अगर आप देखें तो इस पूरी जर्नी को, तो 1919 में ये कमीशन हुए थे। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज और कॉलेज डेज, आई रादर से, he was very good player of hockey, he was very good player of tennis, he was fond of music, he was fond of nature, और 53 में वो रिटायर होकर के अपने गांव वापस चले गए थे, अपनी जगह वापस चले गए थे। जनरली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं जाते हैं, बट वो वापस गए थे और वो ग्रीनरी की वजह से अपनी लाइफ बड़ी आसानी से सिंपल लाइफ गुजारना चाहते थे। ही वॉज नॉट कमीशनड एज परमानेंट ऑफिसर। अच्छा जी। He was commissioned on 1st of December 1919 as temporary commission. अच्छा। And on 9th of September 1922, he was awarded permanent commission in Indian Army. Okay. इतना समय वो भी temporary commission में ही रहे थे। और उसके बाद फिर जो है उनकी जर्नी स्टार्ट होती है 1 मई 1945 को वो ब्रिगेडियर बने एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ब्रिगेडियर। अच्छा, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस एरा में जी। फिर 30th of July 1947 को वो मेजर जनरल बने। अगेन ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेजर जनरल एंड इन नवंबर 1947 ही बिकम लेफ्टिनेंट जनरल। आजादी से ठीक बाद पहले लेफ्टिनेंट जनरल, हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल बने और वो जो है ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर थे। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि इंडिया में
ये जो पार्टीशन वाली चीज़ें थी, तो इसको देखते हुए फिर क्या हुआ कि यहाँ से उनको वापस बुला लिया गया और उनको फिर चार्ज दिया गया दिल्ली और ईस्ट पंजाब के आर्मी कमांडर का। आते ही उन्होंने जो पहला काम किया दैट वाज कि इसका नाम बदल करके वेस्टर्न कमांड रखा, जो आज की डेट में चंडी मंदिर में है ना। तो वो नाम के.एम. करियप्पा साहब ने दिया था, वेस्टर्न कमांड उन्होंने बनाई थी। अच्छा राइट। अब जैसे ही वो वेस्टर्न कमांड बनी तो उन्होंने दो चीजें, उस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे रॉबर्ट राय बुचर साहब। रॉबर्ट राय बुचर साहब उससे पहले, ये ऑपरेशंस बहुत पहले होने चाहिए थे, कश्मीर का मुद्दा पहले था भारत के पास, लेकिन रॉबर्ट राय बुचर उससे पहले कश्मीर में आर्मी कमांडर थे और उस समय बुचर साहब ने साफ तौर पर किसी भी ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था इंडियन आर्मी को। रादर उन्होंने ये सजेशन, एक लेटर लिख करके दिया था दिल्ली के लिए कि आपकी जो फौज है वो काफ़ी थकी हुई है। अच्छा। और जो आपके ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी यंग हैं, अनट्रेन्ड हैं, तो आप किसी भी बड़े ऑपरेशन की तरफ अभी ना देखें, ये बुचर साहब का कहना था। अच्छा। ठीक है। इसके ठीक उल्टा 48 में जो है इन्होंने के.एम. करियप्पा साहब ने ऑपरेशंस लॉन्च किए और वो 3 बड़े ऑपरेशन थे, ऑपरेशन किपर, ऑपरेशन इजी और ऑपरेशन बाइसन। ये क्या ऑपरेशन थे? ये ऑपरेशंस थे सर, आज अगर हिंदुस्तान अपने नक्शे पर नौशेरा, झांगड़, जोजिला, कारगिल, द्रास, अच्छा, पुंछ, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये सब के.एम. करियप्पा साहब की देन। अच्छा, ठीक मतलब है, देश को बहुत किया सर। बिल्कुल, उनके बड़े ऑपरेशंस थे ये। और फिर जो है आई बिलीव 6 जुलाई 1948 को यूनाइटेड नेशंस का ऑब्जेक्शन आ गया इसके ऊपर। तो हमारी सरकार इतनी दबी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स के सामने कि वो ऑपरेशंस बिल्कुल उनको रोक लिए। रादर दिल्ली से ही ऑर्डर दे दिया गया कि अब कोई भी बड़ा ऑपरेशन बिना सरकार की इजाजत के नहीं किया जाएगा, जिसका बहुत विरोध किया था के.एम. करियप्पा साहब ने, क्योंकि के.एम. करियप्पा साहब चाहते थे कि पूरा कश्मीर भारत के पास आएगा और वो लाने की क्षमता रखते थे, मगर सरकार के आगे वो फिर चली नहीं उनकी। सरकार ने अपने डिसीजंस ले लिए थे। और फिर देखिए, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद जब वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की भी बड़ी एक रोचक कहानी है कि हमारे जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह साहब नहीं चाहते थे कि के.एम. करियप्पा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। अच्छा। वो चाहते थे या तो नाथू सिंह साहब बन जाएं और या फिर श्री नागेश साहब बन जाएं। बट वो एक ऐसी बात थी कि वो तो चलो ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर 2 इंडियंस को चाह रहे थे। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब चाह रहे थे कि बुचर साहब के बाद किसी और ब्रिटिशर्स के साथ ही कंटिन्यू कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है। और एक बैठक में लगभग 85-86% लोग उस बात से सहमत भी थे, लेकिन और एक इंसान जो सेल्फलेसली बैठा हुआ है वहां पर, ये सेल्फलेस जो सर्विस है उसका सबसे अच्छी जो उदाहरण मैं कहूँगा वो नाथू सिंह राठौर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर उस बैठक में कहा, जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये कहा कि वी आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हु कैन टेक ओवर द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। तो नाथू सिंह राठौर साहब ने ये कहा कि अगर ये मुद्दा है तो हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति भी नहीं था जो कि प्रधानमंत्री बन सके, मगर आप तो बन गए प्रधानमंत्री। सही बात है। और इस बात को लेकर के रादर उन्होंने ही सजेस्ट किया था के.एम. करियप्पा साहब का नाम कि ये हैं सबसे काबिल व्यक्ति जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि पार्टीशन के व्यक्ति के समय जो है उस वक्त के.एम. करियप्पा साहब जो एक कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी को उसको लीड कर रहे थे। वो कमिटी थी पार्टीशन ऑफ आर्म फोर्सेस, जो बनाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के लिए। उस कमिटी को लीड कर रहे थे, ही वॉज हेड ऑफ दैट कमिटी। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस देश के लिए। और फिर एक चीज आई बाद में कि रॉबर्ट राय बुचर साहब सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे हैं,
के.एम. करियप्पा साहब, वो अपने एक्शन प्लान, बड़े बड़े ऑपरेशन तय कर रहे थे, यूएस का इंटरफेरेंस, ये सारे बड़े कारण थे जिसकी वजह से उनकी उपलब्धियां नहीं मिली उनको। शायद इसीलिए ये फील्ड मार्शल बहुत डिले हो गया सर। 1953 में वो रिटायर हो गए थे। और मजे की बात ये है कि भारत के द्वारा उनको फील्ड मार्शल की पदवी नहीं दी गई है। भारत ने तो सिर्फ जो है एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उनको दिया था। अदरवाइज उनको जो है लेजेंड ऑफ मेरिट एक अवार्ड होता है जो यूएस में होता है, वो हाँ बड़े चीफ कमांडर्स को दिया जाता है। ये लेजेंड ऑफ मेरिट यूएस प्रेसिडेंट 33rd प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन, उन्होंने ये दिया था के.एम. करियप्पा साहब को। पहले यूनाइटेड स्टेट्स से मिला था उन्हें, और उसके बाद 86 में जा करके फॉर द टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उनको जो है फील्ड मार्शल की पदवी दी गई। क्या बात। ही वॉज डाउन टू अर्थ मैन एंड सेल्फलेस, अपने कायदे कानून के बड़े पक्के थे। रादर आप ये देखिए, जो आज फौज में जय हिंद का जो शब्द चलता है, जय हिंद साहब, है ना, ये जय हिंद जो है वर्ड, वो लाने वाले के.एम. करियप्पा साहब थे फौज के अंदर। अच्छा। जय हिंद जो था वो INA, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका स्लोगन होता था जय हिंद। और उन्होंने उस स्लोगन को आज़ादी के बाद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद, भारतीय फौज में इंडक्ट कराया कि जय हिंद हमारी फौज बोलेगी। ठीक है। और देखिए मजे की बात कि जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, तो आज जो ये लोग बहुत सारे एस्पिरेंट सुनते हैं टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, जी हाँ पेपर हुआ है अभी। टेरिटोरियल आर्मी को स्टार्ट किसने किया था? के.एम. करियप्पा साहब ने 1949 में स्टार्ट किया था टेरिटोरियल आर्मी। ठीक है। जो आपको नेशनल कैडेट कोर्प्स दिखती है, NCC, अरे लाखों में है ना कैंडिडेट्स। NCC 1948 में बन गई थी भारत के अंदर, बट 48 में इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं था NCC को, तो फिर के.एम. करियप्पा साहब ने NCC को इतना प्रमोशन दिया। ये उनकी वजह से है, बड़ी बड़ी चीजें जो चेंजेस आप देख रहे हैं। ठीक है। और नियम कायदे के बड़े पक्के थे। मैं एक किस्सा उनका जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, कि वो कमीशन के दौरान बाद में राजपूत रेजिमेंट में अटैच हुए थे। वो परमानेंट कमीशन के साथ वो राजपूत रेजिमेंट में आ गए थे, तो उनकी पेरेंटल रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट थी, है ना। आर्मी चीफ होने के बाद दो ऐसे किस्से थे। पहला तो जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो एक मेजर श्रीनिवास कुमार सिन्हा साहब थे, उनको चाहते थे कि ये मेरे मिलिट्री असिस्टेंट रहेंगे, MA। तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी, बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक लेटर आया उनके पास जिसमें ये लिखा हुआ था साफ साफ कि किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मिलिट्री असिस्टेंट होगा वो कम से कम लेफ्टिनेंट कर्नल होना चाहिए विद मिनिमम 6.5 years ऑफ सर्विस। अच्छा। जब उन्होंने सिन्हा साहब की मिलिट्री लाइफ देखी, तो ही वॉज हैविंग ओनली सर्विस ऑफ 5 years, इनकी सर्विस 5 साल थी। काबिल बहुत थे, मगर उन्होंने फिर खुद को पीछे कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं कोई नियम नहीं बदल रहा हूं। अच्छा। उन्होंने छोड़ दिया, उनको मिलिट्री असिस्टेंट नहीं बनाया अपना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो सर किसी को भी अपना कुछ भी कर सकते थे, वो चाहते तो कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जो लिखा हुआ है मैं उसको मानता हूं बिल्कुल, और ये चीजें हैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। दूसरा ऐसा वाकया कि वो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनकर के 1953 में जब रिटायर हो रहे थे, तो उनके बेटे और अपनी बेटी को लेकर के राजपूत रेजिमेंटल सेंटर से वो अपना फेयरवेल रखना चाहते थे। तो वो अपने रेजिमेंटल सेंटर में गए वहां पर। तो जब वहां पहुंचे तो पता चला कि आर्मी के अंदर ऑफिसर्स मेस जो होता है जी, उसमें भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं तो उनके बेटे बेटी, उनके वाइफ, उनकी फैमिली सब रुकेंगे ऑफिसर मेस के अंदर, मगर ये लिखित प्रावधान नहीं है। लिखित प्रावधान क्या है? ऑफिसर मेस में ऑफिसर रुक सकते हैं, है ना जी। तो ये मेस उन्हीं के लिए होता है। तो पता चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी उन्होंने अपने बेटे और बेटी को ऑफिसर मेस में नहीं रुकवाया। क्या वो रुकवा नहीं सकते थे? उनके बेटे और बेटी कमांडेंट साहब के घर पे रहे 2 दिन और उन्होंने उनको मेस में नहीं आने दिया। ठीक है, मेस में रुकने नहीं दिया। रूल्स के पक्के थे वो। रादर 1965 की वॉर में उनके जो बेटे थे के.सी. करियप्पा साहब, वो बाद में एयर मार्शल से रिटायर हुए। तो वो पायलट थे इंडियन एयरफोर्स में, और उनके जहाज को शूट कर दिया गया था। वो एजेक्ट करते समय पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गए।
तो पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल आयुब खान, ठीक है, रादर वो तख्ता पलट भी पहली बार उन्होंने ही किया था। जी जी। तो आयुब खान साहब और करियप्पा साहब आज़ादी से पहले एक ही रूम शेयर करते थे, बड़े अच्छे दोस्त थे। रादर केसी करियप्पा साहब, उनकी मैम जो थी आयुब खान साहब की वाइफ, वो उनकी गोद में खेले थे बचपन में। तो आयुब खान साहब को जब पता चला कि केसी करियप्पा, तो ये तो वही लड़का है जो हाँ कभी इनके घर खेला है, इनकी गोद में खेला है, ये आज पाकिस्तान की गिरफ्त में है, तो उन्होंने तुरंत जो है फ़ोन किया वहाँ से कि करियप्पा साहब के घर पर। वो तब रिटायर होकर के चले गए थे वापस अपने गांव, तो वहाँ पर मेडिकरी के रहने वाले थे, तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया उनके घर कि सॉरी, क्योंकि उनको कीपर बोलते थे, उनके जो दोस्त यार थे उनको कीपर बोलते थे, जो उनके रिलेटिव्स थे वो उनको चिम्मा बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि कीपर यार आपका बेटा जो है केसी समहाउ वो यार प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया है गलती से, और डोंट वरी, आई अश्योर यू विद इन 2 आवर्स आई मेक श्योर कि वो हिंदुस्तान सुरक्षित पहुंच जाए। और इतना सुन करके के.एम. करियप्पा साहब फोन पे चिल्लाने लगे और उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा नहीं है वो, ठीक है, ही इज सन ऑफ मदर इंडिया नाउ, और अगर आपको छोड़ना है तो जितने लोग आपने पकड़े हैं वो सारे मेरे बेटे हैं। अरे वाह, ठीक है, क्या बात, जितने प्रिजनर ऑफ वॉर हैं वो सारे मेरे बेटे हैं, या तो सबको साथ में छोड़ना या फिर मेरे बेटे को अकेले मत छोड़ दीजिएगा। और उनके बेटे ना खुद 2 साल बाद छूट करके आए थे, एक सामान्य प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह। किया तब भी सर, लेट फील्ड प्रेशर था सर, बहुत ज्यादा प्रेशर था। भारतीय सरकार उस समय बहुत दबाव में काम करती थी। ये दबाव 1971 में हटा था भारत के ऊपर से, तब जाकर के आपने पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान अलग करा दिया, बांग्लादेश बना दिया। क्या उस समय अमेरिका का प्रेशर नहीं था? अमेरिका का प्रेशर उस लड़ाई में भी था, मगर सैम मानेकशॉ उस प्रेशर के बाहर रहे। और के.एम. करियप्पा साहब थोड़े सीधे थे, बहादुर थे, सब कुछ था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, मगर सरकार की राजनीति ऐसी खराब थी कि उनको जो इतना डिजर्व करते थे ना, याद आया मगर बड़ा लेट याद आया उनको, उनका कंट्रीब्यूशन। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आज बोलते तो हैं। हाँ सही बात है सर। अगर देखिए ये समझिए कि वो 1993 में एक्सपायर में बेचारे जी, तो कायदे से देखा जाए तो 1990 से 1919 से लेकर के जी 1919 से 1993 तक फील्ड मार्शल साहब कभी रिटायर नहीं होते। तो अगर वो सर्विस में रहते रहते उतना योगदान अगर सरकार ने समझ लिया होता किसी दबाव के बगैर, तो वो 1919 से लेकर के 1993 तक वो रहते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने जवाबदारी छोड़ दी। 1962 की वॉर हुई है, 1965 की वॉर हुई है, 1971 की वॉर हुई है, वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे, वो फौज का हिस्सा नहीं थे, वो फील्ड मार्शल भी नहीं बने थे उस समय। फिर भी वो अपना घर छोड़ करके बॉर्डर फ्रंट्स पर जाते थे, फौजियों से बात करते थे, पूरा प्रोत्साहन बढ़ाते थे, क्योंकि एक बार रह चुके हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या बात है, ये कंट्रीब्यूशन था। वाह। एस्पिरेंट्स, आई एम श्योर फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की अचीवमेंट्स सुन के ऐसा लगा होगा कि यार ये लोग, ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, उनके अचीवमेंट्स पता होने चाहिए। भारत के 2 फील्ड मार्शल्स, एक फील्ड मार्शल पे पिक्चर बन चुकी है, आप लोग जाके कभी भी पिक्चर से सैम मानेकशॉ जी के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा क्या थे, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, क्यों लेट फील्ड मार्शल बने, इस वीडियो के द्वारा आज आपको पता चला। वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और ड्यू रिस्पेक्ट दें ऐसे महान पुरुष को। थैंक यू। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट डिफेंस की एक्साइटिंग वीडियोस आपको ऐसी मिलती रहेंगी। जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।